Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 13 Direct and Inverse Proportions Exercise 13.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोग किसे कहते हैं, आइए देखिए। ये है मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम लोग समझते हैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि एक कार है। ओके, ये कार का जो स्पीड है और ये स्पीड को आने में ये कार कितना टाइम ले रहा है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ये कार, जब ये कार 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 30 मिनट्स। जब ये कार 6 किलोमीटर आवर के स्पीड में जा रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 15 मिनट्स। जब ये कार 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ट्रेवल कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 10 मिनट्स। जब ये कार 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 2 मिनट्स। तो हम देख सकते हैं कि जब स्पीड मेरा कम है तो टाइम टेकन ज्यादा है। फिर देखिए मेरा स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, 3 से 6 हो गया, लेकिन जो टाइम टेकन है वो डिक्रीज हो गया, है ना। 3 से 6 क्या है, ये इंक्रीज है, लेकिन 30 से 15 क्या है, ये डिक्रीज है। फिर 6 से 9 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और फिर 15 से 10 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 9 से 45 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन ये 10 से 2 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टाइम टेकन मेरा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं वॉकिंग में, रनिंग में, साइकिलिंग में और कार के स्पीड में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहता है सो इफ स्पीड इंक्रीजेस, अगर स्पीड इंक्रीज करता है देन टाइम टेकन टू रीच द स्कूल डिक्रीजेस। यानी कि जब मेरा स्पीड इंक्रीज करता है तो जो स्कूल जाने का टाइम है वो मेरा डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स स्पीड जो है वो मेरा क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। इसका मतलब स्पीड और टाइम जो है वो मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। हम लोग यहां से देख सकते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। जब ऐसा कुछ होगा तो वो मेरा बन जाएगा एक इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, अब देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्राइस ऑफ ईच बुक। यहाँ पर हमको कुछ बुक है उसका प्राइस दिया हुआ है रुपीज में। फिर बोलता है नंबर ऑफ बुक्स बॉट, यानी कि कितना बुक्स हम लोगों ने बाई किया है। ओके, बोल रहा है कि जब 40 रुपीज हम लोग लगा रहे हैं बुक्स को खरीदने के लिए तो हम लोग 150 बुक्स को बाई कर रहे हैं। ठीक है, 50 रुपीज में हम लोग 120 बुक्स को बाई कर रहे हैं, 60 रुपीज में हम लोग 100 बुक्स को बाई कर रहे हैं, 75 रुपीज में हम लोग 80 बुक्स को बाई कर रहे हैं, 80 रुपीज में हम लोग 75 बुक्स को बाई कर रहे हैं, और 100 रुपीज में हम लोग 60 बुक्स को बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा 40 से 50 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 50 से 60 भी इंक्रीज हो गया, 60 से 75 इंक्रीज हो गया, 75 टू 80 इंक्रीज हो गया, 80 टू 100 इंक्रीज हो गया। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 150 से 120 डिक्रीज हो गया, 120 से 100 डिक्रीज हो गया, 100 से फिर 80 यानी कि डिक्रीज, 80 से 75 यानी कि डिक्रीज, 75 से 60 यानी कि डिक्रीज। तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला डिक्रीज हो रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं इफ प्राइस ऑफ बुक्स इंक्रीजेस देन द नंबर ऑफ बुक्स बॉट डिक्रीजेस। जब मेरा बुक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ बुक्स बॉट डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ बुक्स जो है वो मेरा क्या हो जाएगा,
दैट मीन्स नंबर ऑफ बुक्स बॉट, ये मेरा हो गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ ईच बुक, यानी कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर सेट टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि अगर हमको कोई दो क्वांटिटी दिया हुआ है x एंड y, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x और y ये मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। कब? जब मेरा x का वैल्यू ऑपोजिट हो जाता है y के वैल्यू से। देखिए x1 बाई x2 ये मेरा इक्वल टू हो जाएगा y2 बाई y1 का, यानी कि y1 आ गया नीचे और y2 आ गया ऊपर। इसलिए हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि x1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 बाई y1। जब ऐसा कुछ होगा तो वो मेरा बन जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? ये बोलता है द डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी x एंड क्वांटिटी y आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब मेरा x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2, यानी कि जो दोनों क्वांटिटी है वो एक तरीके से रहेगा, यानी कि ऊपर में x1 है तो यहाँ भी ऊपर में y1 है, यहाँ पर नीचे में x2 है तो यहाँ पर भी नीचे में y2 है। तो जब ऐसा होगा कि दोनों क्वांटिटी मेरा एक तरीके से होगा तो वो मेरा हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और जहां पर मेरा दोनों क्वांटिटी रिवर्स प्रोपोर्शन में होगा वो मेरा हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन वाला क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, ये है ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है, ये है ट्राई दीज। ये कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर हमको नीचे कुछ टेबल दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टेबल का वैल्यू मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास नंबर 1, हमको यहाँ पर दिया हुआ था x का और y का वैल्यू। देखिए यहाँ पर ऊपर में है x और नीचे में है y। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 50 बाई 5, 40 बाई 6, 30 बाई 7, 20 बाई 8। तो ऊपर में था मेरा x, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो सब मेरा हो गया है x1, x2, x3 और x4। नीचे में था y, तो नीचे वाला वैल्यू मेरा हो गया है y1, y2, y3 और y4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम लोग x1 बाई x2 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 50। जब हम लोग यहाँ पर x1 बाई x2 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 50 बाई 40, नीचे में हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो ये 0 ऊपर में और ये 0 नीचे में कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ये मेरा आंसर बन जाएगा 5 बाई 4। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये मेरा जब x1 बाई x2 किए हैं तो ये मेरा बन गया है 5 बाई 4। लेकिन जब हम लोग y2 बाई y1 कर रहे हैं तो ये मेरा बन रहा है 6 बाई 5। तो ये क्या दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम देख सकते हैं कि x1 बाई x2 जो है वो मेरा y2 बाई y1 का सेम नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये वाला हमको दिया हुआ था x2 बाई x3, तो x2 क्या था 40, x3 क्या था 30, तो 40 बाई 30 किए हैं तो आया है 4 बाई 3। फिर y3 बाई y2, हमको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमको एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ में क्या करना पड़ता है? इनवर्स करना पड़ता है। इसलिए जब x2 बाई x3 कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग y3 बाई y2 कर रहे हैं, y2 बाई y3 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शन को चेक कर रहे हैं, इसलिए x2 बाई x3 इज इक्वल टू y3 बाई y2। ठीक है, ये मेरा हो गया है 40 बाई 30 यानी कि 4 बाई 3, और ये मेरा हो गया है y3 बाई y2 यानी कि 7 बाई 6। तो ये दोनों क्वांटिटी भी सेम नहीं है, इसलिए ये हो गया है नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर यहाँ पर दिया हुआ है देखिए x3 बाई x4 यानी कि 30 बाई 20 यानी कि 3 बाई 2, और फिर y4 बाई y3 यानी कि 8 बाई 7। फिर यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटी भी सेम नहीं है, इसलिए ये मेरा हो गया है नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है x और यहाँ पर हमको दिया हुआ है y। यहाँ भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये वाला x और y मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। देखिए, ये हो गया है x1 by x2 यानी कि 100 by 200, यानी कि ये मेरा हो गया है 1/2। और फिर नेक्स्ट मेरा हो जाएगा y2 by y1 यानी कि ये मेरा बन जाता है 30 by 60। इसका मतलब कट करने से हो गया 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, ये दोनों सेम हो गया है, इसलिए ये हो जाता है यस, ये मेरा हो गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखिए x2 by x3 यानी कि 200 by 300 यानी कि 2/3। और यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं y वाला में y3 by y2, ठीक है, यानी कि ये मेरा हो गया है 20 by 30 यानी कि 2/3। तो यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। यस, ये दोनों ही मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। फिर यहाँ पे है x3 by x4 यानी कि 300 by 400, ये मेरा हो गया है 3/4। और y4 by y3 यानी कि ये मेरा हो गया है 3/4। यहाँ पर भी दोनों क्वांटिटी मेरा सेम हो गया है, इसलिए ये मेरा बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए नंबर 3, ये है नंबर 3। यहाँ पर हमको दिया हुआ है x का ये वैल्यू और हमको यहाँ पर दिया हुआ है y का ये वैल्यू। यहाँ पर ऊपर का जो वैल्यू है वो मेरा हो गया है x1, x2, x3, x4, x5, x6। नीचे का जो वैल्यू है वो हो गया है y1, y2, y3, y4, y5, y6। हम लोग जब यहाँ पर x1 by x2 कर रहे हैं तो ये मेरा हो गया है 90 by 60 यानी कि 3/2। और यहाँ पर जो y2 by y1 कर रहे हैं तो मेरा हो गया है यहाँ पर 15/10 यानी कि 3/2। ये मेरा हो गया है यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये वाला दोनों क्वांटिटी है। फिर x2 by x3 यानी कि ये मेरा हो गया है 60 by 45, कट करने से हो गया है यहाँ पर 4/3। फिर इसका जो अपोजिट वाला क्वांटिटी है वो हो जाएगा y3 by y2 यानी कि इसको भी कट करने के बाद आ रहा है 4/3। तो यहाँ भी 4/3 और यहाँ भी 4/3 यानी कि ये मेरा हो गया है यस, ये मेरा दोनों हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, फिर देखिए x3 by x4 ये मेरा हो गया है 45 by 30 यानी कि 3/2। और y4 by y3 मेरा हो गया है कट करने से 5/4। तो ये दोनों क्वांटिटी मेरा सेम नहीं है, इसलिए ये हो जाता है नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x4 by x5 ये मेरा है 30 by 20 यानी कि 3/2। और यहाँ पर है y5 by y4 यानी कि 30 by 20 यानी कि 6/5। ये दोनों क्वांटिटी भी सेम नहीं है, इसलिए ये हो जाता है नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x5 by x6 यानी कि 20/5, इसको कट किए तो आ गया 4/1। फिर y6 by y5 इसको कट किए तो आ गया 7/6। ये दोनों जो क्वांटिटी है ये भी मेरा सेम नहीं है, इसलिए ये हो गया है नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमको कहता है कि नोट इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर x y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है यानी कि दोनों क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो उसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये वाला साइन होता है। और यहाँ पर कहता है इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि जब x और y मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो हम लोग उसको 1/y कर देंगे। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 7। ये कहता है 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour and 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? बोलता है कि 6 pipes का यूज करके हम लोग एक टैंक को फिल कर सकते हैं 1 hour 20 minutes में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर 6 पाइप्स की जगह पे 5 पाइप्स का यूज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा हमको वो टैंक को फिल करने में। आइए देखिए, ये हो गया है मेरे पास पाइप्स और ये हो गया मेरे पास टाइम टू फिल टैंक। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन में हम लोग 6 पाइप्स का यूज कर रहे हैं तो हम लोग वो टैंक को फिल कर रहे हैं 1 hour 20 minutes में। 1 hour का मतलब हो जाता है 60 minutes और यहाँ पर है 20 minutes
यानी कि अगर हम लोग इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये मेरा हो जाएगा 80 मिनट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि 6 पाइप्स का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उस टैंक को फिल करने के लिए ले रहे हैं 80 मिनट्स का टाइम। जब हम लोग 5 पाइप्स का यूज करेंगे तो हम लोग कितना टाइम लेंगे उस टैंक को फिल करने के लिए, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सो विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जब हमारे पास 6 पाइप्स है तो हमको लग रहा है 80 मिनट्स। ओके, जब हमारे पास पाइप्स कम जा रहा है, यानी कि देखिए 6 से 5 हो गया है, यानी कि ये क्या हुआ है, ये डिक्रीज हो गया है। जब 6 से 5 हो गया है तो टाइम मेरा क्या होगा, टाइम मेरा इंक्रीज करेगा। ओके, देखिए 6/5 इज इक्वल टू T/80, क्योंकि ये 6 के साथ ये वाला था और 5 के साथ ये वाला था। जब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन करते हैं तो दूसरा क्वांटिटी जो होता है, यानी कि ये वाला है मेरा दूसरा क्वांटिटी, जो दूसरा क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि 6/5 ये मेरा 80/T नहीं होगा, ये मेरा T/80 हो जाएगा। ठीक है, जैसा हम लोग पढ़े थे x1/x2, ये मेरा क्या था, x1/x2, ये मेरा क्या हो रहा था, ये मेरा इक्वल हो रहा था y2/y1 का। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको कर रहे हैं कि 6/5 जो है वो मेरा इक्वल टू हो जाएगा T/80 का। इसको सॉल्व किए हैं तो हमको आया है T इज इक्वल टू 96, यानी कि देखिए यहाँ पर 80 था तो T का वैल्यू यहाँ पर आ गया है 96। ओके, तो T मेरा क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, यानी कि टाइम मेरा 80 से 96 हो गया है और पाइप मेरा 6 से 5 हो गया था, यानी कि जब पाइप डिक्रीज किया है तो टाइम इंक्रीज कर गया है। तो T इज इक्वल टू हो गया है 96 मिनट्स। 96 का मतलब हो जाता है 1 आवर एंड 36 मिनट्स। ओके, इसलिए बोल सकते हैं कि इफ 5 पाइप्स ऑफ सेम टाइप आर यूज्ड देन इट विल टेक 1 आवर 36 मिनट्स टू फिल द टैंक। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोलता है, आइए चेक करते हैं। ये है एग्जांपल 8। ये बोलता है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो हॉस्टल में है वो है 100 और फूड प्रोविजन जो है वो सिर्फ 20 डेज के लिए ही है, यानी कि 20 दिन के बाद जो फूड है वो खत्म हो जाएगा उस हॉस्टल में। हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, बोल रहा है कि 100 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 20 दिन के लिए ही खाना बचा है। फिर कहता है कि अगर ये 100 स्टूडेंट्स मेरा 125 स्टूडेंट्स हो जाए, यानी कि 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, अगर 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन करेगा तो ये वाला 100 मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला 100 मेरा बन जाएगा 125। हमसे बोल रहा है कि जब 100 स्टूडेंट्स के लिए 20 डेज का खाना बचा है, तो जब 125 स्टूडेंट्स हो जाएगा तो ये वाला जो खाना था वो कितना दिन चलेगा। आइए देखिए, ये है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये है मेरे पास फूड प्रोविजन। हमको दिया हुआ था कि 100 स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास जो फूड है वो 20 डेज चलेगा, लेकिन जब ये वाला 100 प्लस 25 यानी कि 125 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो खाना कितने दिन चलेगा। ये स्टूडेंट क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स मेरा इंक्रीज कर रहा है। जब स्टूडेंट इंक्रीज कर रहा है तो जो फूड है वो मेरा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मेरा हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। सो विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी, हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि 100/125 इज इक्वल टू f/20। f यहां से निकाल लिए हम लोग, मेरा हो गया 16। तो देखिए f क्या हो गया, f मेरा हो गया 16। तो 20 था, 20 से डिक्रीज कर गया 16 हो गया, ये 100 था, 100 से इंक्रीज करके 125 हो गया। ठीक है, देयरफॉर फॉर 125 स्टूडेंट्स द फूड प्रोविजन विल स्टे फॉर 16 डेज। 100 स्टूडेंट्स के लिए वो फूड चलेगा 20 डेज, लेकिन जब स्टूडेंट मेरा 125 हो जाएगा तो वो वही फूड मेरा चलेगा 16 डेज के लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग के पास एग्जांपल 9। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 9।
ये कहता है if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will require to do the same work in 30 hours? यानी कि 15 वर्कर्स मिलके एक वॉल को बना रहा है 48 आवर्स में। जब नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर जाएगा, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, यानी कि 30 आवर्स में हमको कितना वर्कर्स का जरूरत पड़ेगा। आइए देखिए, ये है मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स और ये है मेरे पास टाइम टू बिल्ड द वॉल। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ था कि जब 15 वर्कर्स है तो हमको लग रहा है 48 आवर्स। तो बोल रहा है कि 30 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए हमको कितना वर्कर का जरूरत है। तो देखिए आवर क्या हो गया है, आवर मेरा डिक्रीज कर गया है। जब आवर मेरा डिक्रीज कर जाएगा तो नंबर ऑफ वर्कर्स मेरा क्या होगा, इंक्रीज करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सो विथ इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि 15 बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 बाई 48। ये वाला उल्टा हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 15 बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 बाई 48। तो डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो मेरा निकल गया है 24। देयरफॉर 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो यहाँ पर 15 था तो ये मेरा हो गया नीचे में 24। तो देखिए 15 से 24 यानी कि इंक्रीज किया और टाइम क्या हो गया 48 से 30 यानी कि डिक्रीज किया। इसलिए ये वाला मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन का जो प्रॉपर्टी है उसको मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 24 workers are required to do the same work in 30 hours. Okay, thank you. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.